अब स्टार्ट करें। अब देखो क्या था, हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक किए थे और मैंने बोला था अफवाह का रूल्स, अफवाह का रूल्स इलेक्ट्रॉन डालना और इलेक्ट्रॉन निकालना जिससे आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता, राइट। तो मैंने पिछली क्लास में जो कराया था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे इन क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा, एकदम जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। क्वालिटी तो लिखा दी, अब वो पूछेगा कैसे कैसे। देखो क्या पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या पूछेगा, रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है। या वो पूछे, अब यहां पे लगा देगा क्यों, यहां पे लगा देगा वो क्यों, मतलब रीजन पूछेगा क्यों, ठीक है। तो रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा उसने, राइट, ये पूछ लिया। या देखो सबका आंसर एक ही होगा, या उसने पूछा कि डी, मैं कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं क्यों, ठीक है। ये पूछा उसने, चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं क्यों। या ये हो गया, रंगीन यौगिक पूछ लिया, चुंबकीय प्रभाव पूछ लिया, और एक मैंने कौन सी क्वालिटी कराई थी कल, कल वाली क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो कराऊंगा मैं, क्या क्या मैंने करा दिया था, रंगीन यौगिक करा दिया था, चुंबकीय प्रभाव करा दिया था, ठीक है। अब एक और एक कराया था परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं और एक उत्प्रेरक, इतनी क्वालिटी करा दी ना, इतनी क्वालिटी करा दी थी। अब देखो क्या है, इनका आंसर एक ही होगा, इनका क्या होगा, आंसर एक ही होगा, आपको आंसर एक ही करना है। देखो क्या, अब ऐसे ही पूछता है क्यों, या ऐसे ही पूछ लेता है कि कारण स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे एक लाइन डाल देगा वो, कारण स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका रीजन बताइए कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। आंसर एक ही है। देखो मैंने लिखाया था, दो तरह से आंसर लिख सकते हैं हम इसका, हम एक तो ये लिख सकते हैं कि इसका अंतिम डी ऑर्बिटल जो होता है अपूर्ण होता है, या फिर इसका कन्वर्टेशन अगर देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम डी उपकोष में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे रीजन तो सेम ही है, रीजन सेम नहीं है, अरे अपूर्ण भरा होगा तो ही तो अयुग्मित होंगे, तो दोनों का मतलब तो एक ही निकल जाए ना। सोचो अपूर्ण भरा है, ये क्या है, अपूर्ण भरा है, अपूर्ण का मतलब देखो ये डी है हमारा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अब अपूर्ण भरा है, समझना इसको, जो सा अच्छा लगे वो लिख देना। जैसे मान लो इसमें कितने, इसमें हो गए 5 7 हो गए, ठीक है। अभी क्या है, अपूर्ण तो भरा है, अपूर्ण भरा है ना, अगर अपूर्ण भरा है तो देखो अयुग्मित भी इलेक्ट्रॉन 3 है इसमें, तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। अगर ये लिखोगे कि अंतिम डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण भरा होता है, या अंतिम डी उपकोष में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, रीजन दोनों का एक ही है, क्योंकि अगर अपूर्ण होगा तभी उसमें अयुग्मित होंगे। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर क्या होगा, हमारा एक ही होगा। हम ये लिख सकते हैं पहले कि डी ब्लॉक के क्या तत्वों में क्या होता है, अंतिम डी उपकोष में, डी उपकोष में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जैसे उसने पूछा डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। रीजन आप इस तरह से डाल सकते हैं उसका आंसर। जैसे यहाँ पे पूछा है कि क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं क्यों, तो आप क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं क्योंकि
डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन दोनों बिल्कुल अलग है लेकिन आंसर बिल्कुल सेम है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बोला दूसरा भी तो लिख सकते हैं डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, तो आप या इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के, कॉपी कर रहा हूं मैं, के तत्वों में अंतिम डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण भरा होता है। क्या होता है, अपूर्ण भरा होता है, भरा होता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहां तक ये लाइन तो यहां तक लेंगे, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्योंकि लगाना अपने पास से। ठीक है, क्या लगा देंगे, क्योंकि, फिर उसके बाद ये लाइन उतार देंगे, डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण भरा होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, मैंने बताया था क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले क्वालिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। समझ आ गए क्वेश्चन, या तो कोई दिक्कत। और मैंने परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का कराई दिया था आपको पता है परिवर्ती क्यों करते हैं। अरे ऑक्सीकरण संख्या का मतलब तो समझ में आ गया था, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई भी हमारा एलिमेंट तत्व। ठीक है, या इसको दूसरे एंगल से अगर देखो तो इसका मीन्स होता है उसकी संयोजकता। संयोजकता का मतलब वो कितने बंध बना रहा है इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करके। तो संयोजकता के अकॉर्डिंग चाहे तो आप उसको ऑक्सीकरण संख्या बोल दो, चाहे उसको उसकी संयोजकता बोल दो, बात एक ही है। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्वालिटी मैंने करा दी, नेक्स्ट वाली क्वालिटी करेंगे, अब इसे नोट कर लो। अब देखो यहां तक समझ आ गया, तो आपने समझ लिया कि इन टाइप के क्वेश्चन जो पूछेगा आंसर क्या है उसका एक ही है। तो रंगीन यौगिक आपने सीख लिया, क्या लिखोगे आंसर, चेक करके क्या होगा, अयुग्मित देख लोगे, अयुग्मित है कि नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है, खाली डी ऑर्बिटल है कि नहीं है, दोनों में से कोई सा भी देख लेना, आंसर हो जाएगा। और कौन सा किया था हमने, और किया था चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का भी आंसर क्या है, यही है। उसमें भी क्या है, या तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लेना या खाली डी ऑर्बिटल देख लेना, अपूर्ण भरे हुए। अपूर्ण अगर डी ऑर्बिटल है तब भी मतलब एक ही होता है, दोनों हो गए। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। स्टेबिलिटी को समझने से पहले क्या करो आप इसके क्या समझ लो, स्टेबिलिटी का टॉपिक समझ लो। अब देखो क्या होगा, या तो कोई उपकोष आधा भरा हो या कंप्लीट भरा हो या बिल्कुल खाली हो तो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो अधिक स्थायी किसको मानोगे, क्योंकि स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्थायी चेक करना, तो स्थायी कैसे चेक करोगे आप, स्थायी कैसे चेक करोगे, अरे यही तो डी ऑर्बिटल से तो चेक करोगे। देखो कैसे, अगर क्या हो हमारा डी जीरो है, डी जीरो का मतलब डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर हमारा डी 5 है, या फिर हमारा डी 10 है, तो ये तीनों क्या होंगे, ये अधिक स्थायी होते हैं। ये तीनों कंडीशन क्या होंगी, अधिक स्थायी। समझ में आ रहा, अगर इस टाइप की किसी की कंडीशन बन रही है तो अधिक स्थायी माना जाएगा। या तो डी में एक भी ना हो या डी में आधे हो, क्योंकि 10 होते हैं, आधे के 10 के आधे 5, या फिर पूरा भरा हो तो ज्यादा स्टेबल होते। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। एमएन है ना, तो एमएन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नहीं पता तुम्हें कितना होता है, हमारा होता है 25। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कैसे निकालते हैं, निकालना भी सिखाया मैंने आपको, और क्या करना, इलेक्ट्रॉन को डालना भी सिखाया है। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट को सीखना। देखो सब क्वेश्चन उसी से करेंगे। यहाँ पे एमएन कितना होता है हमारा, एमएन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 25। ये सब कुछ सिखा चुका हूं, आप इसको लिखते कैसे वो भी सिखा चुका हूं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एआर। एआर का मीन्स आपको पता है, एआर का मीन्स क्या होता है, 18 परमाणु क्रमांक यहां तक आ जाएगा। ठीक है, 18 हो गया, कितना बचा हमारे पास 7 आपको पता है 4s में कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, कितना बचा आपके पास 5 बचा ना। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करोगे आप, डी में कितना बचेगा, और कौन सी डी होगी 3d, ये होगा। ये तो है हमारा रियल वाला, बिना इलेक्ट्रॉन लिए या बिना इलेक्ट्रॉन दिए। अब पूछा है इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये उसने पूछा। देखो Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 आयन अधिक स्थायी होता है, क्यों। तो आपको पता है अगर ये कंडीशन बनी, पहले तो आप इसको इलेक्ट्रॉन निकाल के बना लो। ठीक है, फिर आप इससे चेक करना। देखो कैसे, क्या बनाना है आपको, Mn+3 बनाना, Mn+2 बनाओ पहले, Mn+2 बनाए, Mn+2 बनेगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और मैंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं, सबसे बाहर वाले कोष से निकलने स्टार्ट होते हैं।
ये कल सिखा चुका हूं मैं। सबसे बाहर वाला कोष कौन सा है इसका, 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, जब 2 चले जाएंगे तो कितना होगा, 0 बचेगा। हाँ डॉक्टर साहब ध्यान रखना इस चीज का तुम फोकस करना, क्योंकि नीट में से क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। तो यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, Mn हो गया हमारा और +2 हो गया। अब +2 देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा 4s में कितना बचा, 0, और d के पास कितना बचा, 3d के पास 5 बचा। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट। अब देखो हमें बनाना है कितना, Mn+3 बनाना है, इसका मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 2 तो निकाल दिए, एक और निकालोगे तो 3 हो जाएगा। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट ना बच्चों के सिर से ऊपर से निकलता है, लेकिन अब नहीं निकलेगा मेरे आइडिया से, नहीं निकलेगा, नहीं कहीं से भी नहीं निकलेगा, है मैं सलाखों मान दिया मैंने इसे। ये देखो यहाँ पे ये हो गया, कितने निकालना है, अब एक और निकालना है ना। अब एक किससे निकलेगा आपको पता है, ये सब कुछ कल सिखा चुका हूं, डी से जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, AR होगा, 4s अपना पहले से खाली हो चुका है, तो अब एक किस में से जाएगा, तो डी में कितने बचेंगे, 4। सब समझदार लग रहे हो मुझे आज, 4 बचे। अब देखो इसको आप स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, अब पहले क्या करना है आपको, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, फिर आपको डी यहां पे चेक करना है, डी इसका कौन से को मैच कर जाए। अगर इसको मैच करेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसको मैच नहीं करेगा कम स्टेबल होगा। देखो 2 वाले का देखो क्या आ रहा है, 5d है इसके पास, और इसके पास देखो क्या है 4d, तो क्या है 5d वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो इतनी से बात याद करनी है, स्टेबिलिटी किसी की निकाल लोगे आप, बात समझ आ गई। तो क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या दोगे आप, ये दोगे इसका कि Mn+2 आयन Mn+3 आयन से अधिक स्थायी है, क्योंकि Mn+2 का डी कोष अर्धपूर्ण भरा है। अर्धपूर्ण का मतलब, अर्ध का मतलब आधा, आधा भरा है, तो आप सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रीजन समझ आ गया, तो क्या लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे Mn2 प्लस है ना, 2 प्लस किससे, Mn3 प्लस से अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है, स्थायी है, क्योंकि रीजन क्या है इसका, क्योंकि Mn2 प्लस का डी उपकोष कैसा भरा है, उपकोष अर्धपूर्ण, अर्ध का मीन्स आधा, पूर्ण का मीन्स पूरा, तो आधा है, पूरे में से आधा भरा है। अर्धपूर्ण मीन्स आप आधा भी लिख सकते हो, आधा भरा है, भरा है ना, रीजन बिल्कुल सिंपल। तो क्या इसे नोट करो। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने जो टॉपिक आपको सिखा दिए उन पे सब क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो रंगीन यौगिक वाला टॉपिक सिखा दिया, ठीक है, तो उसका भी करा दिया। स्टेबिलिटी को इतनी सिखाने की जरूरत नहीं है, हैंड टू हैंड सिखा दिया, हैंड टू हैंड क्वेश्चन करा दिया। अब देखो रंगीन वाला करा दिया ना टॉपिक, तो इसका क्वेश्चन समझ लो। अगर ऐसा पूछा उसने कि बिलियन में Cu प्लस आयन रंगहीन है, रंगहीन का मतलब कोई रंग नहीं है उसमें, और इसने बोला है Cu हमारा +2 आयन क्या है, रंगीन है। रंगीन का मीन्स कुछ ना कुछ रंग है, अपनों को मतलब नहीं बताना बस रंगीन है या रंगीन है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ ना ऐसे Cu+2 ऐसे ही बोलते हैं इसको, कभी सोचो कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, ठीक है, एक सही होता है, आगे पीछे बोल सकते हैं। यहां समझ आ गया। अब देखो कॉन्सेप्ट पता है हमें, तो कॉन्सेप्ट हमें ये पता है, या तो इसका अंतिम, या तो इसका अंतिम जो हमारा डीप कोर्स है, ये देख लो अपूर्ण भरा होना चाहिए, या फिर ये देख लो अयुग्मित होना चाहिए। रीजन दोनों का एक ही है, क्योंकि अपूर्ण भरा होगा तभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्सेप्ट पता है ना। रंगीन कब होगा, या तो देखने के 2 तरीके हमारे पास, या तो ये देख लो उसका क्या होना चाहिए, उसका जो डी उपकोष है वो अपूर्ण भरा हो, पूर्ण नहीं भरा हो, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। रीजन एक ही है। देखो क्या करना है हमें, पहले चेक करना क्या पड़ेगा, पहले चेक करना क्या पड़ेगा, अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो देखोगे अपूर्ण है, युग्मित है, अयुग्मित है, तो इसका Cu का कितना होता है, Cu का होता है
कितना 29, ठीक है। Cu का 29 हो गया। अब देखो क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको। Ar किसकी जगह आ जाता है, 18 की जगह Ar आ जाता है। अब देखो कितना बचा आपके पास, कितना बचा भाई 4, एस में तो 2 जाएगा, वो जाएगा अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पे हो गया और 3D हो गया, 3D हो गया, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट और भी सिखाऊंगा, हैंड टू हैंड। यहाँ पे क्या होता है, कुछ अब बात होती है कि यहाँ पे एस में 2 कंप्लीट होने से पहले डी मारना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? यहाँ पे यही होगा। देखो तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन दिया मैंने, दोनों चीजें मैं समझा पाऊंगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, वैसे क्या होना चाहिए आपके आईडी से, आपके आईडी से पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाने चाहिए, एस में जाने चाहिए। फिर कितने बचेंगे आपके पास, आपको पता है 9 बचेंगे, 9 डी में जाने चाहिए। आपके हिसाब से अगर देखो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रूल्स यही कहता है, सीधी बात है, बाउ का रूल यही तो कहता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज होती है कि यहाँ पे कितने 9 है, अगर इसे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 होकर क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये इससे कहता है भाई साहब आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, आपका तो ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, क्योंकि बात डी किसकी चल रही है, डी ब्लॉक की। तो ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं चल रहा, यहाँ पे सीधी बात है डी की बात चल रही है। तो उसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दो, मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाता है, समझ आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव हो जाता है इधर। एस भी क्या था, एस भी तुम्हें पता समझदार था, उसने सोचा हाँ मेरी तो बात ही नहीं चल रही, दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए, अब बात समझ आ गया। इसलिए क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। रियल में ये होता है, इसका होना क्या चाहिए था ये, तो इसलिए अब बाद में आता है। बात समझ आ गई, इसीलिए क्वेश्चन को लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो क्या करना है आपको, आपको ये करना है, आपको क्या करना है, पहले बनाना है आपको Cu प्लस। Cu प्लस का मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन मूव कराना है। मूव ये मैं सोच रहा कि इलेक्ट्रॉन उसने उसे दे दिया तो निकलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, निकलेगा इलेक्ट्रॉन वहीं से जहां से निकलता है। कहां से निकलेगा, एस से। प्लस प्लस लिख दो या +1 लिख दो, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन आपको मूव कराना है, कहां से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, एस से जाएगा। ये हो गया, एस में कितना बचा, हमारा डी के पास अब भी कितना है 10। अब ये हो गया, अब दूसरा कितना है, +2 है ना, +2 है। तो +2 करना है आप, कितना 1 निकाल चुके, 1 और निकालना है आपको। तो आप किससे जाएगा, डी से। तो क्या होगा हमारे पास AR, और यहाँ पे क्या है 4s में तो 0 चल ही रहा है। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 जाएगा तो 9 बचेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कल मैंने बहुत ही डार्क तरीके से आपको समझाया था और आपके समझ में आ गया, क्योंकि अच्छे आंसर अच्छे दे रहे हो तुम। ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चेक करना है, आपको देखना है कि अगर किसी का डी जो अंतिम वाला डी कोश अगर पूर्ण भरा हुआ है तो वो रंगीन होता है। तो रंगीन यौगिक नहीं बनाते, आपको पता है रंगीन कौन बनाते हैं, रंगीन यौगिक वो बनाते हैं जिसका डी जो अंतिम डी कोश है वो अपूर्ण भरा हो, पूरा ना भरा हो। आधे से मतलब नहीं होता, अपूर्ण भरा हो, आधा भी अपूर्ण में आता है, पौन भी अपूर्ण में आता है, सब अपूर्ण में आते हैं, सीधी बात है। कंप्लीट ना भरा हो कहने का मतलब ये, बाकी कुछ भी भरा हो। या आप दूसरा तरीका ये मेथड है कि आप ये देख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। लेकिन टैलेंट वाली बात ये है कि आप जब तक डी ऑर्बिटल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अपूर्ण भराए कैसे भराए अयुग्मित नहीं डिफाइन कर सकते। तो किससे निकलता है, अपूर्ण से ही डी ऑर्बिटल, अपूर्ण डिफाइन करके उसके बाद डिफाइन होता है अयुग्मित युग्मित। दोनों में से कोई भी देख सकते हो। देखो उससे फायदा क्या होगा, कितनी जल्दी होगा आपको पता है। देखो डी ऑर्बिटल क्या है, पूर्ण भरा है, तो कैसा होगा, रंगीन होगा ना। और यहाँ पे क्या भरा है, अपूर्ण भरा है, ये क्या होगा, रंगीन। ये रंगहीन होगा क्योंकि पूर्ण बनने पे क्या होता है, रंगीन, और अपूर्ण बनने पे रंगीन। तो इसलिए मैंने डी ऑर्बिटल वाला इसलिए अच्छे से जल्दी बता दिया आपको, इससे जल्दी निकाल सकते हो आप, देखते ही निकाल दोगे। अयुग्मित वाला आपको बनाना पड़ेगा, अयुग्मित में क्या बनाना पड़ेगा, दोनों तरीके बता रहे हो, आप जिसको अच्छा लगे वो निकाल देना। वैसे ये वाला इजी पड़ता है, एकदम देख के आप बता सकते हैं। आपको पता है इसका क्या है, अपूर्ण भरा है, और अपूर्ण वाले क्या होते हैं, रंगीन, कुछ ना कुछ रंग होगा। अब क्या होगा उनने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। और ये क्या होगा, ये पूर्ण भरा है तो ये कितना होगा, रंगहीन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, आप बना लो इसका स्ट्रक्चर। डी में कितने होते हैं,
और डी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ना। 10 के देखो क्या है, 10 में क्या हो जाएगा, देखो ये पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। अब देखो अयुग्मित का भी होता है, अयुग्मित होता है अकेला। क्या कोई इलेक्ट्रॉन अकेला दिख रहा है आपको, तो कोई अयुग्मित है इसमें नहीं ना, तो सब क्या है, सब युग्मित है। यहाँ पे क्या है, सब युग्मित। यहाँ पे बनाओ 9, आप अब 9 तो बना ही सकते हैं, सीधी सी बात है। एक में एक कम रह जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो देखो एक क्या है, एक अकेला रह गया, और अकेले वाले को कहते हैं अयुग्मित। तो सीधी सी बात है, आप दोनों तरीके मैंने बता दिए। देखो डी कक्षक को देख के जल्दी डिफाइन कर रहे हो ना, इसमें बनाना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, इसे देखते ही बता दोगे हाँ रंगीन है रंगीन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखेंगे अब, यहां तो समझ आ गया, आंसर लिख दो। अब देखो क्या है, यहां पे हम लिखेंगे कि Cu प्लस कैसा होता है, रंगीन होता है, रंग हीन होता है, हीन होता होता है। व Cu प्लस 2 क्या होता है, Cu प्लस 2 रंगीन होता है, रंगीन होता है। क्योंकि लगा क्या कर देंगे, होता है, क्योंकि लगा के क्या करते हैं हम, इसका रीजन लिख देते हैं बस। क्योंकि लिखा, अब रीजन लिख दो, क्या रीजन है इसका, क्यों रंगीन होता है, क्योंकि Cu प्लस 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें पता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। व दोनों का लिखा रही हूं, Cu प्लस में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखो है ना सिंपल, होते हैं। कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका, यहां तक अपने सीख चुके हैं और इसके आपने क्वेश्चन भी कर लिए। चलो अब यहां तक के टॉपिक समझ आ गए। अब देखेंगे हम जटिल यौगिक, इसको कहते हैं संकुलन यौगिक। जटिल का मीन्स तुम्हें पता है कॉम्प्लिकेटिव मतलब बहुत हार्ड टाइप के यौगिक भी ये बनाते हैं। तो उसका पहले तो ये समझ लो जटिल यौगिक होते क्या है। जटिल यौगिक का मीन्स होता है जब एक ही परमाणु से बहुत सारे परमाणु जुड़ जाए, एक ही परमाणु से क्या हो जाए, बहुत सारे परमाणु जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं जटिल यौगिक। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे इसको समझ लो आप पहले। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा K4 है, और यहाँ पे हमारा Fe है, और यहाँ पे हमारा Cn है, और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Fe से किससे, Fe से 6 मतलब 6 तो Cn जुड़े हैं, और 4 क्या जुड़े हैं, K जुड़े हैं। तो देखो कितना जटिल यौगिक बना होगा। केवल Fe क्या, केवल Fe अपने से कितनों को जोड़े हुए, 6 और 4 10 को जोड़े हुए, तो कैसा यौगिक हो गया ना जटिल यौगिक। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, देखो एक तो रीजन ये होगा कि यहाँ पे इसे जोड़ने के लिए क्या होगा, इन परमाणुओं को क्या होगा, पकड़ना पड़ेगा। अरे पकड़ना तो पड़ेगा, अरे ऐसे मान लो अपने से जोड़ना है, तुम्हें किसी को अपने से जोड़ना है, तो ज्यादा इंसानों को जोड़ना है, तो आप में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, है उसे अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो जोड़ के रखोगे ना। अब जोड़ने के लिए उनकी जगह भी तो होनी चाहिए। मान लो कोई बहुत सारे इंसानों को आप जोड़े रखे, तो आप क्या करेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे, तो वो आएंगे, तो सीधी बात है उनके लिए स्पेस भी तो होना चाहिए, बैठेंगे कहां पे। तो हाँ, तो यहां तक समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो होता है इनका नाभिकीय आवेश जो होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक तो आप जानते हैं Fe का इस तरह से परमाणु होगा, और परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक होगा। जब क्या होता है, इसके बाह्य कोश से कोई क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, बाह्य कोश में क्या बनता है, कोई बॉन्ड बनता है। तो आपको पता है नाभिक क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाता है, बल लगाता है, ना, बल लगाता है। तो बात समझ में आ गई, क्या लगाता है, बल लगाता है। अगर बल ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा ये, और जब इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बना रहेगा। जैसे मान लो Fe से आके K जुड़ लिया है, ना, तो क्या होगा, जो साजिक इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर नाभिक का
अगर बल नहीं होगा तो वो बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे नाभिक इस पे क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है जो इसे बांधे रखता है। तो और दूसरा रीजन क्या है, इनका साइज छोटा होना चाहिए। अगर साइज ज्यादा बड़ा होगा तो बॉन्ड बाहर वाले कोष में बनता है। अब बाहर वाले कोष में अगर बॉन्ड बनेगा और इतने इतने सारे बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या नाभिक उस पर कमांड बना सकता है? नहीं ना, ज्यादा दूर होंगे तो परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। जब परमाणु का साइज छोटा होगा तो इस साझे वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास में होंगे, तो ये नाभिक उसे अच्छे से पकड़ सकता है। दोनों बातें समझ में आ गई। तो पहला रीजन क्या होना चाहिए, ऐसे पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं, क्यों, या बताइए क्यों क्यों, क्या क्या रीजन होते हैं, वो पूछता है वो इस तरह से। तो आपको पता है पहले क्या होता है, इनका आकार छोटा होता है। बात समझ आ गया, आकार क्यों छोटा होता है, आकार छोटा होगा, साजिक इलेक्ट्रॉन पास में होंगे, वो पकड़े रखेगा, बॉन्ड अच्छे से बना रहेगा। नंबर एक क्या होगा, इनका आकार क्या होता है, इनका आकार छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। नंबर एक बात समझ में आ गई, इनका आकार छोटा होता है। अब दूसरा क्या है, आकार छोटा होने के साथ मैंने क्या बताया, नाभिक पर आवेश ज्यादा होना चाहिए। नाभिक की आवेश अगर ज्यादा होगा तो बल जो साजिक इलेक्ट्रॉन है, भाई मान लो Fe से आके किसने, के ने बॉन्ड बनाया, Fe से आके के ने बॉन्ड बनाया, तो दोनों क्या होते हैं, परमाणु पास पास आते हैं, सीधी बात है। अब इसका आकार जब क्या होगा, नाभिक की आवेश ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो साजिक इलेक्ट्रॉन है इस पे ही क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो बॉन्ड अच्छे से बन पाएगा। तो दूसरे क्या होना चाहिए, नाभिक की आवेश ज्यादा होता है, इन पे क्या होता है, नाभिक की आवेश ज्यादा होता है, नाभिक की आवेश ज्यादा होने से नाभिक के बल ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे, नाभिकीय तो नाभिकीय क्या होता है, इसके जो आयंस होंगे उस पे क्या होगा, अरे नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा ना, तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश उच्च होता है। उच्च मीन्स ज्यादा होता है। काय पे, अगर इसके आयंस आप देखोगे, अरे बात तो समझ में आ गई, नाभिकीय आवेश क्या होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो नाभिकीय बल ज्यादा होगा। जब नाभिकीय बल ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, एकदम अच्छे से बन पाएगा। बात के लिए समझ में आ गई। तो इस पे नाभिकीय आवेश क्या होगा, उच्च होता है, तभी इतने सारों को जोड़ सकते हैं अपने में। कम होगा तो बल कम होगा, फिर इतने सारों को सोचो, अपने में बहुत सारे इंसानों को आपको जोड़ के रखना है, तो आप में क्या होना चाहिए, बल ज्यादा होना चाहिए, आप में कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो जोड़ के रखोगे उन्हें। यहाँ पे इसीलिए होता है। और बल का रीजन क्या है, यहाँ पे बल का रीजन है नाभिकीय आवेश। इसका मीन नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा तो ये ज्यादा इंसानों को, मतलब ज्यादा परमाणुओं को जोड़े रखता है। दूसरा रीजन हो गया। अब थर्ड रीजन देखो, थर्ड रीजन क्या होगा, अब देखो ऐसा होता है, इसकी जो बैलेंसी होती है, बैलेंसी वो सबकी फिक्स होती है, चेंजेस कर सकते हैं, ये चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उन बैलेंसी से अलग भी ये बॉन्ड बनाते हैं, जो अगले वाले टॉपिक में आप पढ़ने वाले उपसहसंयोजी बॉन्ड। क्या, उपसहसंयोजी बॉन्ड में होता ही है, देखो कि यहाँ पे से जितनी अपनी बैलेंसी से बॉन्ड बनाने वो तो बना लेगा, बना लिए, बाद में ये जो आते हैं ना, ये पूरे पूरे अणु जो आते हैं, जैसे कहीं पे आप देखेंगे आगे टॉपिक में कि NH हमारा जल का अणु आ गया, जैसे H2O आके क्या हो गया, इससे जुड़ गया, तो पूरे के पूरे अणु आके जुड़ते हैं। सहसंयोजी में देखेंगे तो ये कैसे जुड़ा, भाई एक एक परमाणु तो आप जानते हैं क्या होगा, एक एक परमाणु तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बना लेंगे, ये तो आपको पता है, लेकिन पूरे के पूरे परमाणु आके कैसे जुड़ते हैं, उसका रीजन होता है, जैसे CN जुड़ गया यहाँ पे आके, CN जुड़ गया ना पूरा आके, तो उसका रीजन ये होता है, क्योंकि देखो CN में दो है, C भी है और N भी है, एक एक परमाणु को तो आप जानते हैं एक बॉन्ड बना के जुड़ जाता है, लेकिन पूरा पूरा कैसे जुड़ता है, वो ऐसे जुड़ता है जैसे जितने से Fe को बॉन्ड बनाने वो तो इसने बना लिए, ठीक है। जब पूरे परमाणु जैसे CN जुड़ा है, H2 जुड़ा है, मालूम कैसे जुड़ता है, इसके जो खाली D उपकोष में जो खाली ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 खाली D ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ये जो CN आएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा। आपको वैसे तो पता है ना, अगर ये Fe K के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसका, Fe का और एक K का, ये आपको पता है, लेकिन उपसहसंयोजी जो बॉन्ड जो बनते हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को एक देता है। अब इसे पता है भाई इसे 4 बनाने, तो 4 तो इसने क्या बना लिए, K के साथ बना लिए, अब इसमें बनाने की कैपेसिटी खत्म हो गई, लेकिन
ये उपसहसंयोजी बॉन्ड बना सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास खाली क्या होते हैं, खाली डी कक्षक होते हैं। अब ये वाला क्या करेगा, CN आएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में डाल देगा, इसके खाली डी में डाल देगा, बॉन्ड ये भी बन जाएगा। तो क्या एक रीजन क्या निकल रहा है, इनके पास क्या होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स की उपस्थिति। रीजन समझ में आ गया। तीसरा रीजन क्या है, खाली खाली डी कक्षक की उपस्थिति। तीनों रीजन समझ आ गए। क्या, छोटा साइज होता है इसलिए जोड़े रखता है अच्छे से। दूसरा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है इसलिए पकड़े रखता है ज्यादा को। और तीसरा, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं इसलिए जो पूरे अणु आके जुड़ते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके खाली डी ऑर्बिटल में डाल देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बन जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो से नोट करो। अब यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को उसके आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर खुद से एक बार रिटन करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और पहले क्या करना है, पहले मेरे वाले आंसर को देखना है, फिर उसके बाद बिना देखे आंसर खुद से लिखना है कि आप समझे कि नहीं समझे। तो इसके संकुलन के तीनों टॉपिक वो तीनों पॉइंट समझ आ गए। एक क्या, एक तो इस पे क्या होता है, आप देखो लिखने का तरीका क्या, मैं तो पॉइंट बता रही हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसका आप लिख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि इनका आकार छोटा होता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इन पर क्या होता है, इनके आयनों पर, या इन पर भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके आयनों पर क्या होता है, उच्च नाभिकीय आवेश होता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, इनके पास खाली डी कक्षक होते। बात खत्म। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम एफ ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक। हाँ, इतने ही आते हैं उसमें क्वेश्चन, सीधी बात है। जो क्वेश्चन बचेंगे तो मैं बाद में करा दूंगा। टॉपिक तो मैंने लगभग सब समझा ही दिए। उसके संकुलन आता है और जटिल आता है, और एक आता है अंतरकाशी यौगिक क्यों बनाते। तो क्या है, 1 मिनट का टॉपिक है, मैं एकदम समझा देता हूँ। अंतरकाशी मतलब जो धातुएं होती है इस तरह से, तो धातुएं जो होती है इस तरह से लगी होती है, देखो इस तरह से। अंतर से समझ में आ रहा होगा, अंतर का मतलब क्या हो गया, अंदर है। तो ऐसे करके होता है, तो वो पूछता है ना कि अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों। तो देखो धातुएं जो होती है इनके बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, अंतर होता है। अंतरकाशी का मतलब, अंतर का मतलब अंदर बना रहे होंगे, तो क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, इनके स्पेस होता है। और जो छोटे छोटे हमारी वो होते हैं ना, परमाणु या अणु, तो क्या होते हैं, इसके अंदर स्पेस में फंस जाते हैं। समझ आया? जैसे हमारी कोई धातु है इस तरह की, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, उसका शेप इस तरह का, कोई भी धातु है हमारी, ठीक है। तो आपको पता है इसके बीच बीच में क्या होता है, खाली स्थान होते हैं। तो यहाँ पे जो अणु या वो होते हैं, क्या होते हैं, जैसे अणु हमारे छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो क्या होंगे, इसके स्पेस में आगे फंस जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं, ठीक है। आप एक बार इसे रिवाइज कर लेना, ज्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या होते हैं, धातुओं के बीच बीच में क्या होता है, वो स्पेस होता है, जगह होता है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु आके क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उसे अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। अब देखो एफ ब्लॉक, देखो आपको डेफिनेशन तो पता है, डेफिनेशन तो ऐसी निकाली है ना। क्या होता है, हम लिखेंगे वे सभी तत्व, जैसा उसकी थी ना डिक्की, बिल्कुल सेम, वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बताओ मुझे, एफ ब्लॉक में किस में जाएगा, अरे एफ कोष में तो जाएगा। वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाते, एफ कक्षक या कोष। बात तो एक ही है, अबे उपकोष होगा तभी तो कक्षक होगा, तो बात एक है, दोनों में से कोई भी लिख दो। एफ उपकोष में जाते हैं या एफ कक्षक में जाते हैं। तो क्या होता है, एफ कक्षक में या उपकोष में प्रवेश करते हैं, क्या कहलाते हैं, करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन सेम वही है जैसे मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। डी में होगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएगा, और एफ में होगा तो एफ में जाएगा, पी में होगा तो पी में जाएगा, और एस में होगा तो एस में जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब देखो क्या करना है, हमें करना है जैसे उसकी श्रेणियां थी ना, इसकी दो श्रेणियां होती है। डी ब्लॉक के तत्वों, एफ ब्लॉक के तत्वों की कितनी श्रेणियां होती है? दो श्रेणियां होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या दो श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में बांटा गया है, बांटा गया है, गया है। ठीक है, बांटा गया है। ये जो श्रेणियां होती है, नंबर एक होती है इसकी होती है 4f श्रेणी। क्या होती है? 4f श्रेणी। इसको कहते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी। ठीक है, और एक होती है इसकी, एक होती है 5f श्रेणी। इसको कहते हैं एक्टेनॉइड श्रेणी। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक से ज्यादा, एफ ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का जो संकुचन है, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन वहां से पूछता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता नहीं है, तो इसको नोट कर लो। फिर दो चार टाइप के यहाँ पे सीखने आपको, फिर बस ये खत्म हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे इसमें डिफरेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसमें डिफरेंट, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंट क्या होता है, और सबसे मोस्टली क्वेश्चन इसका पूछा जाता है लेंथेनॉइड आकुचन। ठीक है, फिर हम उसे देखते हैं। तो क्या होगा, हम करेंगे 4f और 5f श्रेणी में अंतर। तो क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा था, 4f, और कौन सी श्रेणी थी दूसरी, 5f। श्रेणी में अंतर है, श्रेणी में अंतर। हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में अंतर। समझ में आ गया, हम क्या कह सकते हैं इसको, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लेंथेनाइड तथा व एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी में अंतर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, श्रेणी में अंतर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, डिफरेंट आपको पता है, एक साइड दोनों को लिख दो। यहां पे कर लिया हमने लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, ठीक है, और इसको कर लिया एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड। अब देखो क्या करेंगे, पहला डिफरेंट आपको सामने लिख रखा है, इसको लेंथेनॉइड कहते हैं, उसको एक्टेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अगर 4f और 5f में पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहते हैं, और लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड में पूछा है तो आप कह देंगे इसको 5f और 4f कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें पूछा है तो आप इसमें बता देंगे एक पहला अंतर, और इसमें पूछा है तो आप इसमें बता देंगे। तो हमने क्या लिखा है, हमने लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड उड़ा 4f श्रेणी के अंदर अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो पहले क्या होगा, इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड नॉइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इनको एक्टेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ये जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं, यह है क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं यह है कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। और ये क्या करना है,
उल्टा देखो, ये है अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते होते हैं। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, एक तो ये डिफरेंट और एक आकुचन, बस ये हो गया। अब तू तीसरा देखो, अब एक चीज समझ लो यहाँ पे छोटी सी, क्रियाशील ये कम क्रियाशील क्यों होते हैं, अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, ध्यान समझना, जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, जो हमारे क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बाहर होते हैं। देखो ध्यान रख, इस चीज को समझ लो, वरना याद कैसे करोगे। ये ऐसे जैसे जैसे क्या होगा, परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारे बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं, बाह्य कोश के तो बनाते हैं, तो बाह्य कोश यहाँ पे इसका, तो कोई इतना छोटा है, इतना, तो उसका बाह्य कोश कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होंगे तो इस पर नाभिक का बल कम होगा। अरे कम नहीं होगा, कोई इंसान तुम्हारे ज्यादा दूर होगा तो कम बल लगाओगे ना, उस पर पकड़ कम होती है, जो ज्यादा पास होता है पकड़ ज्यादा होती है, तो सीधी बात इस पर क्या होगा, कम बल होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी पकड़ ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा आसानी से। इसीलिए आपको पता है ये क्या है, ये 4f के, ये 5f के, तो 5f वालों का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा, तो नाभिकीय बल कम होगा, आसानी से भाग के बॉन्ड बना लेंगे। यहां पे क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो एक्टिव, इसमें देखो एक रेडियो एक्टिव समझना है आपको। रेडियो एक्टिव का मीन्स होता है कि जब परमाणु, जो नाभिक, अब फिजिक्स में अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको नाभिक, उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनका नाभिक जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मीन्स अस्थाई, तो वो टूटना स्टार्ट करता है, वो क्या होता है, टूटना स्टार्ट करता है। इसका मीन्स परमाणु जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, टूटना स्टार्ट कर देता है, और क्या होता है, बड़े परमाणु से छोटा परमाणु या बड़े नाभिक से छोटा नाभिक बन जाता है, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ओनली, इसमें पिरोमीथियम, पिरोमीथियम, ठीक है, पिरोमीथियम, इनमें केवल एक रेडियो एक्टिव होता है जिसका नाम है प्रोमेथियम पीएम, ठीक है। तो इसमें पिरोमीथियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी, बात एक ही होती है, एक्टिव होता है, होता है, बात समझ में आ गई। इसमें क्या होते हैं, इसमें लगभग सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। बात समझ आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रेडियो एक्टिव का मीन्स मैंने बता दिया, ये बड़े से छोटा बनता है परमाणु, बस इतना ध्यान रखना आपको। अब ये डिफरेंट क्लियर हो गए, अधिक क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। और उसके बाद करना हमें चौथा डिफरेंट, इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। बात समझ में आ रही है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कम का मीन्स होगा कि जैसे इस बारे जो सीरीज है, इसकी जो परमाणु है तत्व में वो 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे हैं, तो इसकी कितने दर्शा रहे हैं, 6, मतलब ज्यादा होंगी, इसकी ज्यादा होंगी और इसकी कम होंगी, तो इसकी क्या होंगी, हम लिख देंगे बिल्कुल सेम, इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बस अधिक करना है, अधिक होती है। अब तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। और एक डिफरेंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट तो डिफरेंट होता है, जो भी अंतर है। तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, 4f में, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में, ठीक है। तो हम एक डिफरेंट और भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट समझ आ गया, इसे नोट करो, यहां तो समझ आ गया। अब हम समझने वाले इसके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें करने हैं, जो पूछे जाते हैं। एक तो वो पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं,
और इनके गुण लिखिए। तो गुण आपको जो जितने भी मैंने अलग अलग कराया ना, आपको क्या करना है, डी ब्लॉक की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद जितनी भी मैंने क्वालिटी कराई है वो आपको नीचे कर देनी है। दूसरा आता है लेंथेनाइट संकुचन। ठीक है, इसका दो क्वेश्चन ही बनते हैं, मैंने तो देखा नीट तक में दो ही क्वेश्चन बनते हैं। संकुचन, संकुचन बनता है, संकुचन का क्वेश्चन नीट में ही पूछा जाता है, तो संकुचन से पूछा जाता है। तो बात समझ आ गई। तो यहां तक हमने समझ लिया, आप संकुचन, अब समझेंगे संकुचन को, और दो एक टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, दो एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले से करेंगे लेंथेनाइड संकुचन, इसको समझना अच्छे से। लेंथेनॉइड कह दो, नाइड कह दो, ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि इंग्लिश में नॉइड ही लिखा जाता है। लेंथेनॉइड संकुचन, संकुचन, संकुचन समझ में आ रहा है। लेंथेनाइड संकुचन, या इसको क्या बोलता है वो, या बार लगा रही हूं मैं, या होता है इसका मतलब आकुचन, आकुंचन, मतलब अंकी बिंदी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसका, मैंने बोला कि पहले हमें वर्डों का मीन्स पता होना चाहिए, सामने वर्ड आए हमें पता चल जाए हाँ बात किसकी चल रही है। आकुचन का मतलब होता है, संकुचन का मतलब होता है संकुचित होना किसी चीज का, सुकड़ जाना, ठीक है। तो कोई चीज सुकड़ ली होगी तो क्या होता है, आकुचन या संकुचन, इनका दोनों का मीन्स होता है। मीन्स समझ लो, फिर हम एकदम समझ में आ जाएगा किसकी बात चल रही है। इसका मतलब होता है सुकड़ना, सी कोड़ना, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इसका मीन लेंथेनाइड में कुछ सुकड़ रहा होगा। अब क्या सुकड़ रहा होगा, कैसे सुकड़ रहा होगा, वो हम देखने वाले हैं। हमें पता चल गया, जब भी आपके सामने आए ये क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लेंथेनाइड में जो सुकड़ने की वाली हम कुछ चीज पढ़ते थे उसकी बात चल रही है, ठीक है। पहले हम क्या समझेंगे, लेंथेनाइड को समझने से पहले जो पीरियोडिक टेबल के मेन पॉइंट होते हैं उन्हें समझेंगे, क्योंकि उसी के बेस पे यहाँ पे देखेंगे। देखो होता क्या है, कोई भी है ब्लॉक, कोई भी है, तो उसमें होता क्या है, देखो जैसे मान लिया कि हमारे पास होते हैं ये कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। देखो क्या होता है, लिथियम होता है, और बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोराइड होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं तो अब यहां पे पॉइंट समझना है कि यहां पे हम पहले पॉइंट यहां से निकालेंगे, रियलिटी क्या थी, पीरियोडिक टेबल की क्वालिटी क्या थी, है। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेंथेनाइड पे संकुचन पे कैसे अप्लाई होगा। तो यहां पे समझो कि यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहां समझ आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं सीख चुके आप। सीधी सी बात है, 3 के लिए अगर यूज करेंगे आप, किसके लिए, 3 के लिए, तो सीधी सी बात है इसका आएगा 1s2 एंड 2s1। 3 कंप्लीट हो गए, यहां बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूं। यहां पे अगर आप भरेंगे इसका, तो सीधी सी बात आएगा 1s2 एंड 2s2, कितना हो गया, 5 है ना, कितना हो गया, तो हमारा पी में कितना जाएगा, 1 जाएगा। अब यहीं पे देखेंगे कार्बन का, तो कार्बन में क्या देखेंगे, 1s2, 2s2 और 2p, कितना बचा हमारा 6 है ना, कितना हो गया, 4 हो गया, 2 बचा, तो यहां पे एडजस्ट कर दो। अब इस तरह से आप सबका निकालोगे तो आपको यही पोजीशन देखने मिलेगी कि दूसरा कोष ही आता है। क्या आता है, दूसरा कोष ही आता है। बस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, कोष का नंबर नहीं बढ़ेगा, कोष सबका सेकंड ही रहेगा। देखो दो ही कोष इसमें, इसका मीन्स अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो पहला कोष, ये तो नाभिक हो गया एनपी, और ये दूसरा कोष, ये भी पहला कोष, ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। ये भी ध्यान मत देना कि मैं छोटे बड़े बना रही हूं, मैं स्केल से नहीं बना रही है, दो कोष हमें तो दिखाने, दो कोष है। यहां पे देखो, यहां पे भी पहला, ये नाभिक हो गया, पहला कोष एंड दूसरा कोष। तो हमें देखने में ये मिला कि इसमें कोषों की संख्या तो लगातार क्या रह रही है, सेम रह रही है, बस क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। और आपको पता है सब क्या है, उदासीन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने भी क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब तुमको पता है
यहां पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं अपने, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आता नहीं लेंथोनाइट से पूछे, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां तक हो गया। अब देखो क्या होगा, इसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, बाह्य कोश पे। बाह्य कोश अगर छोटा हो गया तो साइज छोटा हो जाएगा। अरे इसको देखो, अगर इसको मैं सिकोड़ के इस तरह से कर दूं तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा है। और किसी का क्या होगा, ये बाह्य कोश ऐसे के ऐसे रहेगा, साइज बड़ा होगा, सीधी बात है। अब होता क्या है, देखो होता ये है कि आपको पता है इस पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, कैसे चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ये तो आपको पता है, सीधी सी बात है, परमाणु वाला पूरा चैप्टर कर चुके हैं आप। अब आपको पता है यहां पे देखो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन मींस माइनस चार्ज है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या लग रहा होगा, आपने पढ़ा है कूलाम के नियम से कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो सीधी सी बात है, बलों के इनके बीच क्या लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा, जिसे कहते हैं हम कूलाम के नियम से दिखाते हैं, Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर है। Q1 क्या होगा, Q1 की जगह आप जितने भी प्रोटोनों का चार्ज होगा वो रख देंगे और Q2 की जगह इलेक्ट्रॉनों का चार्ज रख देंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब तुम खुद सोचो, यहां पे बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और नाभिक के बीच की दूरी सब में क्या रहेगी, देखो सेम रहेगी, सेम ही है ना। अरे दूरी तो कोष का नंबर जब सेम है तो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। तो आर तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन क्या बढ़ रहा है कंटिन्यू, Q1 Q2 बढ़ रहा है। Q1 Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा, बल बढ़ रहा होगा। बात समझ आ रही है, क्या बढ़ रहा होगा, बल बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे बल बढ़ेगा, सीधी बात है, बल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास में खींचेगा, खींचेगा, क्योंकि तुम्हें पता है विपरीत आवेश क्या करता है, आकर्षण करता है, खींचेगा। जैसे ही खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा इतना कोषीय सिकुड़ के पास आता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका, और इसमें क्या होगा, कम बल होगा, इसमें और ज्यादा बल होगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें कम होगा, इसमें और ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। बात समझ आ गई। तो ऐसे जैसे बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा। बात क्लियर है। जैसे जैसे बल बढ़ेगा तो क्या होगा, कोष को ये सिकोड़ता जाएगा, सिकोड़ता जाएगा ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये पीरियोडिक टेबल की क्वालिटी है कि हम बाएं से जब दाईं ओर जाते हैं तो कोषों की संख्या तो नहीं बदलती, लेकिन फोर्स बढ़ता है, जिससे परमाणु का या किसी आयन का जो साइज होता है वो छोटा होता है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सीधी सी बात है, कोषों का नंबर बढ़ता है। यहां पे क्या बढ़ता है, कोषों का नंबर बढ़ता है। अब तुम्हें पता है कोषों का नंबर जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, बढ़ता क्या है, बढ़ते तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है, लेकिन उसके कंपेयर में कोषों का साइज ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मींस Q1 Q2 की वैल्यू कम बढ़ रही है, आर की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। जब Q1 Q2 की वैल्यू कम बढ़ेगी, आर की ज्यादा बढ़ेगी, तो फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो सीधी सी बात है, नीचे जाने पे क्या होगा, साइज बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल की जो क्वालिटी मैंने प्रैक्टिकली आप समझा दी, समझ में आ गई होगी कि हमारा बाएं से दाईं ओर जाने पर साइज घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। बात समझ आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहां पे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब पढ़ेंगे लेंथेनाइट संकुचन को। होता इसमें भी यही है, संकुचन का मतलब मैं बोलूं क्या क्या, लिथियम से हमारा फ्लोरीन तक, लिथियम से फ्लोरीन तक क्या साइज घटा है या बढ़ा है, घटा है, सीधी सी बात है, घटा है ना। तो संकुचन तो यहां पे भी हो रहा है, संकुचन तो यहां पे भी हो रहा है। और एक चीज क्लियर हो गई कि किस कहां से, बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की साइज घटता है, और साइज घटेगा तो त्रिज्या घटेगी नहीं। अरे कितने पागल हो तुम, साइज का मीन्स, त्रिज्या का मीन्स क्या होता है, मिडिल पॉइंट से बाहर रेडियस, इसकी दूरी को तो क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अरे जब यही छोटा होगा तो त्रिज्या छोटी नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है। अगर साइज क्या हुआ, घटा, तो त्रिज्या भी घटेगी। बात क्लियर, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा, जिससे त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब लेंथेनाइट संकुचन समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब यहां पे क्या होता है, देखो दोनों में डिफरेंट क्या होगा वो देखना आपको, लेकिन इसमें क्या होता है, एक नियम के अनुसार, नियमित अनुसार साइज क्या हो रहा है, नियमित, नियमित का मतलब समझ रहे हो, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग घट रहा है, लेकिन यहां पे अनियमित होता है, घटता तो है लेकिन नियमित नहीं।
जो नियम से, जैसे मान लो कि यहाँ पे नियम है कि हर किसी का साइज 2 से घट जाना चाहिए, 2 से घट जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसका मान लो 10 है, तो 2 से जैसे मान लो 0.5 घट रहा है, तो इसका 10 है तो इसका कितना बचेगा 9.5, इसका कितना बचेगा 9, और इसका कितना बचेगा। तो इसका मीन्स क्या होगा, सीक्वेंस में घट रहा है, नियमित रूप से घट रहा है। नियमित का मतलब रूल और रेगुलेशन से घट रहा है, लेकिन यहाँ पे अनियमित घटता है। अनियमित का मतलब रूल और घटता तो है, यहाँ पे भी क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पे घटता है, यहाँ पे भी बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन यहाँ पे नियम से घटता है, यहाँ पे विदाउट नियम घटता है, अनियमित रूप से घटता है। ठीक है ना। अब देखो समझेंगे यहाँ पे। अब अपने पास क्या है, अपने पास एफ ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट का वो बोलिए आप, किसी का भी एक, क्योंकि उसी तरह से निकाल के बताऊंगा। देखो ऐसे करके भर रहे हैं हम, कोई भी एक एलिमेंट बोलो आप, जिससे हम लेंथ एंड हाइट सब कुछ समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो बोलो बोलो, कोई भी एक एलिमेंट बोल दो आप, मतलब पी एम एंड सी पीएम, ऐसे करो। पीएम हो गया तो कितना है इसका 61, राइट। देखो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट समझना। यहाँ पे समझने वाले हैं परिरक्षण प्रभाव। परि का मतलब, परि की रक्षण मीन्स रक्षा कर रहा होगा कोई ना कोई, परि की कोई ना कोई रक्षा कर रहा है। आप कौन सी परि है वो देखने वाले हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसे भरना है आपको। क्या करना है, भरना है। लेंथ एंड सब कुछ सी बात है, आप पक्का मान के चलो क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 नंबर अपने पक्के मान के चलो। यहाँ पे समझ आ रहा है अब, इसीलिए तो इतना डीपली पढ़ा रही हूं। यहाँ पे देखो अब भरना है आपको। क्या करेंगे आप करेंगे ऐसे 1s2, फिर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 2s2, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 2p6 नहीं होगा, अरे सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद फिर आएगा 3 आएगा, 3s में कितना जाएगा 3s2 जाएगा। अब 3s के बाद कौन सा आता है, 3s के बाद क्या आएगा 3p, 3p में कितना जाएगा 6 जाएगा, 6 जाएगा ना। फिर उसके बाद कौन सा आएगा 4s, 4s में कितना जाएगा 2 जाएगा, 4s में 2 जाएगा। अरे तुम्हें मैंने क्या बताया था, अब्बाओ का रूल बताया था ना, तो देखना आपको किस में जाएगा पहले, किस में बाद में जाएगा। फिर उसके बाद वो रूल लिखा हुआ नहीं तुम पे, उसमें देखो। तो ये यहाँ पे समझ आ गया, 4s में जाएगा। फिर 4s के बाद किस में जाएगा 4p में, पक्का। फिर उसके बाद आता है 3d में, 3d में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 4 10 12 18 18 20 हो गए। इसमें कितने आते हैं डी में, कितने हो गए 30 हो गए। अब देखो यहाँ पे 30 हो गए ना। अब आगे कौन सा आएगा 3D के बाद 4P आएगा, 3D के बाद 4P आएगा। 4P में कितने जाएंगे, 4P में 6 जाएंगे, ठीक है। फिर 4P के बाद कौन सा आएगा, रोक 1 मिनट। तो कोई एक एलिमेंट, कौन सा, कोई एक एलिमेंट बोलो पीएम। चलो यहां पे पीएम, पीएम क्या होता है प्रोमीथियम, ठीक है। कितना होता है इसका 61। अब क्या होगा, ऐसा अगर मैं डायरेक्ट बताऊं समझ नहीं आएगा, मैं इसका बना के दिखाऊंगा आपको, क्या जिससे परिरक्षण प्रभाव होता क्यों है, इसका रीजन क्या होता है, ठीक है, वो भी समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले क्या निकाल ले, पहले क्या निकाल ले परमाणु क्रमांक। मैं फुल बना के दिखा रही हूँ, फिर एक्स और इसमें एच में उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो क्या होगा आपको पता है, पहले किस में जाएगा, पहले में जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर जाएगा हमारा 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, मुझे लग रहा है याद होगी तुम्हारी, फिर 5s2, फिर
कितना 4 4d 10, फिर 5p 6, फिर 6s2, फिर 4f। अब रुक जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे तो डिसाइड करेंगे कितने बचे, क्योंकि मैंने तो कंटिन्यू इसलिए लिखता रहा, मुझे पता है कि एफ पे एंड होना है, ठीक है ना, तो एफ पे हमने रोक दिया। अब हम देखेंगे कितने बचे हुए। यहाँ पे कितने हो गए, 2 4 10 12 18 20 30 30 36 38 38 48 48 और 6 54 और 2 56, कितने बचे, 5 5 बचे ना, 61 होने 5 आगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं हमारे 4f पहले आ रहा है, 4f आ रहा है ना, और यहाँ पे कहां तक पहुंचा, देखो 6s तक पहुंचा है, तो कौन सी कक्षा तक पहुंच गया, ये 6s तक पहुंच चुका है। इसका मतलब 6 कक्षाएं लेनी पड़ेंगी आपको, वरना ऐसे में बनाई तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे परीक्षण प्रभाव को समझा रही हूं मैं। अब 1 2 3 4 5 और लास्ट बचा हुआ है अपना 6। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप, कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो क्या होगा, लास्ट ऑर्बिटल कहां पे भरा जा रहा है, 4f में, कहां पे भरा जा रहा है, 4f में, तो 1 यहां पे हो गया, 2 3 4, तो यहां पे 4f यहां पे भरा जा रहा है, 4f यहां पे तो भरा जा रहा है, लेकिन हमारा जो 6 है 6s, हमारा 5s कहां पे होगा, यहां पे होगा, और 6s कहां पे होगा, अरे यहां पे नहीं होगा। समझने की कोशिश करना, जो चीज समझा रहे हो, परीक्षण प्रभाव होता क्या है उसे समझाने की कोशिश कर रही हो। मैं क्लियर करके लिख दूं यहाँ पे, शायद आपके समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6s होगा और यहाँ पे क्या होगा, 5s। यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पी भी कहां तक पहुंच गया हमारा, देखो पी कहां तक पहुंच गया, 5, तो पी यहां पे क्या होगा, 5। इसे ध्यान से समझना, पी 5 हो गया। अब देखो क्या है, यहां पे परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ये तो क्लियर है कि इसमें भी दाएं से बाएं जाने पे क्या होगा, जैसे वहां पे क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर उसमें क्या होता है, परमाणु की या किसी आयन की बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की या किसी आयन की त्रिज्या या आकार घटता है। बात क्लियर है। यहां पे भी वही होता है कि यहां पे भी बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार या त्रिज्या घटती है, लेकिन अनियमित रूप से घटती है, दोनों में चेंज होगा। यहां पे नियमित रूप से घटती है और यहां पे अनियमित रूप से घटती है। इसी को कहते हैं क्या, लैंथेनाइट संकुचन। बात समझ आ गई, दोनों कंपेयर करके पढ़ लिया। घटती यहां पे भी है, अगर बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं तो घट यहां पे भी रही है, त्रिज्या परमाणु का आकार, वो घटेगी यहां पे भी घटेगी, क्योंकि जैसा ये हमारा क्या है, श्रेणी है। अरे हमने पढ़ ली ना, वो 4 5 सब श्रेणी पढ़ ली ना, तो यहाँ पे उसमें भी क्या होगी, श्रेणी, जैसे ये श्रेणी बनी हुई है उसमें भी एक श्रेणी अपने पास लैंथेनाइट है, तो उसमें भी क्या होगा, इसमें भी बाईं ओर से दाईं ओर जाने पे आकार घट रहा है और वहां पे भी आकार घटेगा, लेकिन इसमें नियमित रूप से घटेगा, उसमें अनियमित रूप से घटेगा। उसी को कहते हैं लैंथेनाइट संकुचन। बात समझ आ गया, दोनों में डिफरेंट क्या है, नियमित एंड अनियमित। लैंथेनाइट संकुचन तो समझ लिया। अब इसमें आता है परिरक्षण प्रभाव, ये होता क्यों है, वो ये भी पूछता है कि ये होता क्यों है, तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, देखो यहाँ पे ये हो गया, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जा रहा है, अरे इसमें भरा जा रहा है ना 4f में, तो देखो परिरक्षण प्रभाव ऐसा होता है। 4f क्या होता है अपना, 4f बहुत बड़ा होता है, 4f क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़ा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। अब क्या होता है, जब ये साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो सी बात है, इससे देखो परिरक्षण प्रभाव ये होता है। अगर कोई सा ऑर्बिटल छोटा होता है तो वो कैसा होता है, घना होता है, और घने में से क्या होता है, यहां से देखो ये जो होता है हमारा नाभिक, बाहर वाले लास्ट वाले पे क्या लगाता है,
फोर्स लगाता है, एफ लगाता है। अब आपको पता है कि अगर ये जो होगा, ये ऑर्बिटल सामने वाला क्या हो, घना हो, घना हो, संघन हो, तो क्या होगा, किरणें नहीं जा पाएंगी। तुम्हें पता बल क्यों लगता है, अरे प्लस और माइनस के बीच क्या होती है, किरणें जाती है। तुम्हें पता नहीं है, प्लस से माइनस पे किरणें जाती है, तो प्लस से माइनस पे क्या लगता है, प्लस से माइनस पे बल लगता है, ये पता है ना आपको। किरणें नहीं पहुंची तो बल नहीं लगेगा, कम पहुंची तो कम बल लगेगा। तो जैसे यहां से रिफ्लेक्ट होती है, किरणें जाती है, तो क्या होता है, यहां पे अगर रोकने वाला संघन होगा तो किरणें कम पहुंचेंगी, बल कम लगेगा। अगर यहां पे रोकने वाला क्या होगा, विरल होगा, घना और वो तो आता है, घना और सीधा तो आता है, अगर सीधा होगा तो किरणें क्या होंगी, आसानी से निकल जाएंगी, पहुंच जाएंगी। यहां पे ये एफ ऑर्बिटल बहुत बड़ा होता है। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, उपकोष जो होता है, एफ उपकोष क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और छीदा होता है, इसलिए यहां से किरणें आराम से निकल जाती है, बाहर वाले पे अच्छा खासा मतलब ज्यादा बल लगाती है। समझ में आ गया, जब ज्यादा बल लगेगा तो परमाणु का साइज क्या होगा, घटेगा। रीजन समझ आ गया, क्यों, क्योंकि 4f में 4f का साइज क्या होता है, अरे 4f का साइज बहुत बड़ा होता है, और 4f का साइज बड़ा होने की वजह से इसका परिरक्षण प्रभाव क्या है, देखो ये इसकी कंप्लीट रक्षा नहीं कर पा रही है, क्योंकि बल, रक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे तुम पे कोई मार रहा है, अरे फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब तुम पे प्रेशर मारना ही तो होता है। जैसे कि कोई तुम पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है मतलब तू वहां पे जा या तू ये काम कर, तो फोर्स ही तो है? तो अगर किसी ने तुम्हारी आगे रक्षा कर ली तो वो क्या करेगा तुम्हारे लिए, परिरक्षण का काम कर रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसी बात है। अब यहां पे भी क्या कर रही है कि ये इसकी रक्षा कर रहे थे कि इस पे बल कम लगे, लेकिन क्या ये रक्षा नहीं कर पाया, तो परिरक्षण प्रभाव क्या है इसका, इसका परिरक्षण प्रभाव क्या, कम है, क्योंकि ये छीदा है, छीदा होने से किरणें क्या होंगी, सीधी निकल जाएंगी और बल इस पे यहां पे ज्यादा लगाएंगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना, तो इस पे बल ज्यादा लगेगा और आकार ज्यादा सिकुड़ेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो परिरक्षण, लेकिन पी का परिरक्षण प्रभाव क्या होगा एफ से, क्योंकि पी छोटा होता है। अरे तुम्हें पता नहीं है पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, वो क्या होता है, छोटा होता है, वो बहुत घना होता है, तो उसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर पी होता सामने तो वो ज्यादा किरणों को रोकता, बल कम लगता। बात समझ में आ रही है। और एस का तो सबसे ज्यादा होता है, एस तो ऐसा होता है गोल साइज का, गोल साइज का ऐसा होता है एस, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में आता है सब कुछ, इनके साइज भी दे रखे हैं, डम्बलाकार होते हैं, ऐसे होते, साइज दे रखे हैं उसके। तो इसका साइज कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है, और ये क्या होता है, एकदम घना होता है। तो ये क्या होगा, ये और भी ज्यादा किरणों को रोकेगा। समझ आ गया। तो सबसे ज्यादा परीक्षण प्रभाव किसका होगा, जो ज्यादा छोटा होगा वो घना भी होगा, उसका परीक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, वो किरणों को निकलने नहीं देगा। तो सबसे छोटा एस, तो सबसे ज्यादा किरणों को रोकेगा, कम बल लगने देगा, परीक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा, और एफ सबसे बड़ा, तो वो छीदा होगा, परीक्षण प्रभाव उसका सबसे कम होगा, इसका मींस किरणों को नहीं रोक पाएगा। ये होता है परिरक्षण प्रभाव। शायद आपके समझ में आ गया होगा। परिरक्षण प्रभाव का मतलब है बाहर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उस पर नाभिक बल लगाता है, तो यहाँ पे सामने जो हमारा कोष होता है, तो ये क्या होता है, नाभिक के बल को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। लेकिन अगर बड़ा हमारा कोष होगा तो वो कम रोक पाएगा, तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा, और अगर छोटा होगा तो वो घना होगा, तो वो ज्यादा रोकेगा बल को, तो इसका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। समझ में शायद आपके आ गया होगा। अब दोनों की थ्योरी लिखा दूं, ठीक है, अब से नोट कर लो। अब देखो इसके दोनों का एकदम क्या कर दूं, डेफिनेशन और रीजन लिख दूं। वो पूछता है कि लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, और इसके कारण दीजिए, तो आप क्या देंगे, हम दोनों चीजें लिखेंगे। क्या बोलेगा, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, इसके कारण दीजिए। नंबर 1 देखो, लेंथेनॉइड संकुचन, डेफिनेशन लिखनी है आपको, लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, काय में दाएं से बाएं जाने में क्या होगा, बाएं से हम क्या जाएंगे, ये देखो इस हैंड को क्या कहते हैं, बायां हैंड, और ये दायां हैंड। अरे ऐसे कर खड़े होकर देख लो, बायां ये आ रहा है, दाएं ये आ रहा है, तो बाएं से दाएं ओर जाने पर तो क्या होगा, बाएं से दाईं ओर जाने पर, दाईं और जाने पर
जाने पर किसमें, लैंथेनाइड, लैंथेनॉइड लैंथेनॉइड श्रेणी के आकार में, क्या, श्रेणी के आकार में क्या होता है, अनियमित अनियमित कमी होती है, होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे लैंथेनाइड नॉइड संकुचन या अंकुचन कहते हैं, संकुचन कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई? ऐसे लिख सकते हैं आप, दाएं से बाईं ओर जाने पर लैंथेनाइड श्रेणी के लिख सकते हैं, और तत्वों का डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा, श्रेणी के तत्वों के, श्रेणी लैंथेनाइड श्रेणी में, ऐसे करके लिखोगे और अच्छा रहेगा, लैंथेनाइड श्रेणी में तत्वों के आकार में। अब और बेटर रहेगा, सीधी बात में तो ऐसे लिखाता हूं जो आपको याद करने में इजी रहे। तो हम क्या लिखा, बाईं से दाईं ओर जाने में लैंथेनाइड श्रेणी में तत्व, इसे मजा। अब ये समझ आ गया, दोनों चीजें अच्छे से समझ ली, ठीक है। लैंथेनाइड आकुचन क्या था, और तीसरी बात है पीरियोडिक टेबल में क्वालिटी क्या थी, सेम ही थी। क्या थी कि आप क्या करेंगे, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों के आकार में क्या होती है, कमी होती है, तो क्या था वो पीरियोडिक टेबल की क्या थी, क्वालिटी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लैंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, जब आप बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो होता यहाँ पे भी क्या है, तत्वों के आकार या त्रिज्या में कमी है, लेकिन वहां पे नियमित होती है, यहाँ पे अनियमित होती है। इसी को लैंथेनाइड आकुचन या संकुचन कहते हैं। तो लिखे, हम लिखेंगे लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों में, कहां से, हमारे बाएं से दाईं ओर जाने पर, जाने पर क्या होता है, आकार में कैसी, अनियमित कमी होती है, अनियमित कमी होती है। इसे कहते हैं, इसे लैंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं। बात समझ में आ गई? लैंथेनॉइड आकुंचन किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आना लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण, दूसरा पूछता है वो लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण। तो कारण लिखेंगे हम, लैंथेनॉइड आकुंचन के कारण। क्या हो रहा है, इंक ना जाम हो जाती है उसमें। आकुंचन के कारण देखो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे किसके कारण होती थी, 4f भी क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, इसके 4f में जाता है। तो 4f लैंथेनाइड जो आकुंचन होता है वो आपको बताए किसके कारण होता है, 4f उपकोष के कम परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। बात समझ आ गई ना? क्या लिख देंगे आप, सिंपल लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, लैंथेनॉइड आकुंचन
आ आकुंचन, आकुंचन 4F उपकोष के कम परिरक्षण परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, दोनों बातें हमने पहले डीपली समझी थी, उसके बाद हमने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है ना। अब इसमें पूछता है कि इसके प्रभाव क्या कारण लिख दिए, कभी कभी पूछता है कि इसके प्रभाव क्या होंगे। तो प्रभाव क्या होते हैं, देखो प्रभाव जो होते हैं, जो हमारा इससे पहले ब्लॉक पढ़ा था हमने, डी ब्लॉक पढ़ा था ना। तो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो होती है ना लेंथेनाइट सीरीज, वो जस्ट क्या होता है, देखो इस तरह से होता है, जैसे मान लिया ये हमारा एस ब्लॉक है और यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। तो ये जो यहाँ पे इसकी सीरीज होती है, तो ये यहाँ पे रखी हुई नहीं दिखेगी आपको, आप देखेंगे तो आती तो यहाँ पे ही, लेकिन इसको श्रेणी से बाहर निकाल के रखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ है, श्रेणी से बाहर निकाल के, क्योंकि रियल में कहां पे आनी चाहिए थी ये सीरीज, यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने यहां से निकाल के इसे बाहर रखा हुआ है, राइट। तो इसलिए ये यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे ये इफेक्ट दिखाती है, यहाँ पे क्या करती है, ये इफेक्ट दिखाती है, इसका इफेक्ट इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, इन सीरीज पे इफेक्ट जाता है इसका, ठीक है। वो इसके पूछता है प्रभाव क्या होंगे। तो इसके प्रभाव जो होते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, तो उनकी क्या होता है, परमाणु त्रिज्याएं जो होती है, नीचे आने पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए, सी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी त्रिज्या लगभग सेम हो जाती है, तो सी सी बात है, ये किस पे प्रभाव डालता है, ये डी, हमारा जो डी ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स पे भी प्रभाव डालता है। और आप क्या होगा, एक बार रफली से पढ़ लेना, समझ तो आगे क्या होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज होगी इस पे भी ये प्रभाव डालता है। तुम्हें पता नहीं है, जब एक इंसान होगा तो साइड वालों पे भी क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे है ये सीरीज, तो ये इस पे भी इफेक्ट डालेगा, इस पे भी, इस पे, तो यहाँ पे भी इफेक्ट डालता है। इसका मीन्स ये किस पे, डी ब्लॉक पे भी इफेक्ट डालता है। फिर एक बार इसे रफली आप पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ आ गया, इसे नोट कर लो। अब देखो चैप्टर हमारा क्या हो गया, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इजी चैप्टर है, इसमें मोस्टली क्या है, डी और एफ ब्लॉक का 4 से 7 नंबर का हमारा चैप्टर आता है, बिल्कुल इजी है। क्या है, आप एक तो लॉन्ग क्वेश्चन इसका आप क्वेश्चन वाला तैयार कर लेना, रेडी कर लेना, और एक डी ब्लॉक की तत्व की डेफिनेशन और इसके जो क्वालिटी है वो कर लेना। 2 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग में आते हैं, और मैं मानता हूँ कि लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन आप इसके अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये इजी चैप्टर, ज्यादा हार्ड नहीं है, और हमारा चैप्टर ये आज यहाँ पे क्लोज होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें है नहीं।